आज है डे 23। चलो कल का जो इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट बचा हुआ रह गया था वो आज फिर से करते हैं। सब लोग होमवर्क जो था रिवाइज करके आए हो, या फिर सबसे पहले तो इसको रिवाइज किए होगे, उसका जो पीपीटी दिए थे वो बनाना था। ठीक है, किए हो वो सब? हाँ किए। अगर रिवाइज नहीं किए हो जो कल पढ़ाए हैं तो फिर फायदा फिर नहीं, समझ गए? सारा फॉर्मूला इसका याद रहेगा, फिर जो कल पढ़ाए थे वो अगर रिवाइज किए हो तो ही फायदा है, नहीं तो फिर फायदा नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन जो यहाँ करवा रहे हैं एग्जैक्टली वो नहीं आएगा, उसी के जैसा आएगा। ठीक है, इन्हें की वाला क्वेश्चन रट लेंगे तो काम बन जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो अभी तक जो तुम लोगों को क्वेश्चन मिला होगा वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में था बहुत सारा, था कि नहीं था? ठीक है, जिसमें रेसिस्टेंस का फॉर्मूला रेसिस्टिविटी वाला, रेसिस्टेंस का कौन सा फॉर्मूला? रेसिस्टिविटी वाला, R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग अभी तक किए हैं, है ना? लेंथ बढ़ा दिया जाए, एरिया घटाई, ये सब भी क्वेश्चन था। ठीक है, फिर पावर का जो फॉर्मूला होता है VI स्क्वायर RT, VI स्क्वायर R, V स्क्वायर बाई R, ऐसा कुछ था। ठीक है क्या? अच्छा रुक जाओ, यहाँ पे चार्ज इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू I इंटू T था। I इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। इसके ऊपर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, नहीं ना आया है जी? ठीक है, अच्छा एक और फॉर्मूला होता है चार्ज बराबर N इंटू E, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का गुना। ठीक है, Q का फॉर्मूला फिर ये भी होता है I इंटू T, ये दोनों फॉर्मूला चार्ज का होता है। ठीक है, फिर W बाई Q, ये सब फॉर्मूला, बहुत सारा ऐसे सब फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है, समझे क्या? अच्छा, टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए सीरीज में अगर रहे तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? तीनों को जोड़ देते हैं। और अगर पैरेलल की बात करें तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल करके, डिवाइड है, रेसिप्रोकल करके हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है रेजिस्टेंस जिसका वायर इतना सेंटीमीटर रेडियस, रेडियस का जो क्रॉस सेक्शन है उसका ये दिया हुआ है 7 ओम, मतलब रेजिस्टेंस दिया हुआ है। इफ द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज, रेसिस्टिविटी मतलब रो का वैल्यू दिया हुआ है, लेंथ पता करना है, सब कुछ दिया, लेंथ पता करना है। चलो पता करो तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो, तब तक हम निपटा देते हैं। उधर भाग्य कहाँ जाएगा? चलिए आइए 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 ना, आइए। एब्सेंट नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ। क्या है? क्यों? बढ़िया जाना संभाल के, हम पकड़ ही लेते हैं। इस बेंच पर चढ़ा चढ़ी नहीं, ई बेंच ऐसे करो और चले जाओ। कॉपी कहाँ है तुम्हारा? अभी तक नहीं निकला है। गलत क्या है? थोड़ा सा बड़ा नहीं होगा। पीपीटी जब भी बनाएंगे तो छोटा ही हो जाता है, बड़ा हम करके लाए थे पीपीटी। अरे कम से कम गिवन तो सबसे पहले लिख लो, क्या क्या दिया हुआ है।
एरिया फॉर्मूला में है इसलिए रेडियस दिया हुआ। तार होता कैसा है? सिलिंड्रिकल। तार कैसा होता है? सिलिंड्रिकल। देखो ऐसा तार ऐसा होता है जी, ठीक है। तो यहाँ पर जो तार का पार्ट है क्या ये सर्कुलर है? सर्कुलर है तो इसका रेडियस देगा तभी ना इसका एरिया हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो रेडियस कितना दिया हुआ है? ये कौन सा नंबर क्वेश्चन होगा, किसी को याद है? एक कौन सा नंबर क्वेश्चन है? जाओ 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 जाओ, तुम लोग आज पिटाएगा, इसीलिए बोलते हैं पहले आ जाओ। इसका कितना नंबर? 2 नंबर वाला 6 छठा है। अच्छा ऑब्जेक्टिव तो छूट गया, मतलब पीछे तुम छोड़ दिया। अच्छा लो है, सब्जेक्टिव का 6 नंबर आ गया। तो रेडियस कितना दिया हुआ है? 0.01, ठीक है। क्या हम लोग एरिया का फॉर्मूला जानते हैं? सर्कल का में एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ रोहित? सुन के ही ना बोल रहा है, याद तो नहीं है क्या? 16, टोटल 16 चला गया। पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 इस्तेमाल करना पड़ेगा इसके जगह पे। और आर कितना दिया हुआ है? 0.01 इंटू 0.01। कभी कभी यहाँ पर आर ना दे करके डायमीटर देगा, ठीक है। तो डायमीटर को पहले 2 से डिवाइड करोगे, रेडियस निकलेगा, उसके बाद फिर ये फॉर्मूला लगाओगे। अच्छा इसका वैल्यू हम लोग सीधा क्या इस्तेमाल कर लेंगे? 3.14 और 0.01 इंटू 0.01 जो है इसको हम लोग ज्यादा फालतू यूज ऐसे नहीं करते रहेंगे। सीधा क्या करते हैं ना, पॉइंट हटा देंगे यहाँ भी, पॉइंट हटा देंगे यहाँ भी, एक नीचे लिखेंगे। टोटल कितना डिजिट हो जाएगा? 2 0 यहाँ से और 2 0 यहाँ। अरे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 0 नीचे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 0 नीचे, और ऊपर में क्या बचा? सिर्फ 1, 1 इंटू 1 1, और नीचे में कितना हो गया? 4 0। नीचे में 4 0 है तो ऊपर वाला डिजिट 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। देखो ये 4 और 1 के पहले से पॉइंट लगा हो तो इसको काउंट नहीं करेंगे। पहला डिजिट कौन आ जाएगा? 3, दूसरा डिजिट नहीं मिल रहा है तो 0, तीसरा भी नहीं मिल रहा है तो 0, चौथा भी नहीं मिल रहा तो 0 पॉइंट। एरिया देखो ये हो जाएगा। आर सेंटीमीटर में था कि मीटर में? ले मीटर में कन्वर्ट करना था पहले, ठीक है। मीटर में कन्वर्ट करते तो 100 और 100 से 2 बार कन्वर्ट करना पड़ता है। 0.010 2 बार में मल्टीप्लाई हुआ था तो 2 0 यहाँ और 2 0 यहाँ, मतलब 4 0 और पीछे चला जाएगा ये एरिया, समझे। तो इतना ना लिख करके एक सेकेंड, इसका देखो दूसरा उपाय क्या है। यहाँ पर कितना 0 लगा दिए? 4 0 और कितना हो गया टोटल? अब 8 0। तो 3.14 इंटू 10 टू दी पावर क्या लिख देंगे डायरेक्टली? -8। 10 पर पावर 8 नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 पर पावर -8। ये बात समझ में आया है? रेडियस कितना दिया हुआ था फिर से देख लो, 16 नंबर। रेडियस कितना दिया हुआ था? 0.01 सेंटीमीटर था। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 100। तुम क्या कर रहा है था? उसके बाद फिर एरिया निकालना है तो यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस कितना दिया भाई? 0.01। बाहरी रुको कौन है? अच्छा यो कुटाएगा ही, इंटू 0.01 बटा 100, ठीक है। ये 3.14 इंटू ये पॉइंट ऊपर में हटा करके 2 डिजिट और नीचे आ जाएगा 0, पॉइंट हटा करके 2 0 और नीचे आ जाएगा। 1 इंटू 1 1, नीचे कितना हो गया? 10 कितना बार? 8 0 है तो 10 पर पावर 8। ये क्या हो जाएगा? 3.14 इंटू 10 टू दी पावर -8। ये हो गया एरिया। एरिया की जगह पे ये लगाएंगे। अब क्या क्या फॉर्मूला ये निकालना क्या था? लेंथ, जिसमें हम लोग को रेसिस्टेंस दिया हुआ है, रेसिस्टिविटी भी दिया है 44 गुना 10 पर पावर -6, ठीक है। लो L बाई ए। तो देखो रो R का फॉर्मूला है रो L बाई ए। हमको निकालना किसको है? L को। तो L को क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। L को क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है?
एल को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरे तरफ। तो ए जो नीचे में गुना उसको ऊपर भेज देंगे, और यहाँ रो जो ऊपर में उसको यहाँ नीचे भेज देंगे। तो आर से ए का गुना और अपॉन रो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एल। आर मतलब रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 7 ओम, रेजिस्टेंस कितना है 7 ओम, इनटू एरिया कितना है उसको लिखो 3.14 इंटू 10 टू दी पावर -8 अपॉन रेसिस्टिविटी कितना है, किधर है रेसिस्टिविटी, अच्छा यहाँ दिया हुआ है रेसिस्टिविटी 44 गुना 10 पर पावर माइनस, ये जो रो लिखा हुआ है और जो रेसिस्टिविटी लिखा हुआ यही चीज होता है, ठीक है क्या। अब देखो -6 ऊपर जाएगा तो पावर +6 हो जाएगा, 7 इंटू 22/7 का जरूरत पड़ जाएगा। तो इसलिए जानते हो क्या करेंगे, अगला बार से क्वेश्चन जब भी बनाए तो इसको 3.14 ना इस्तेमाल करके हर जगह क्या लिखते आएंगे पाई, और लास्ट में डेटा के हिसाब से देखो 7 दिखने लग गया, 44 जो कि 22 का टेबल में आता है, ये सब दिखने लग जाएगा, तो हम लोग डायरेक्टली वहां पे हटा सकते हैं, ठीक है। इसका लास्ट में इस्तेमाल करेंगे 7 और गुना पाई की जगह क्या यूज कर लेंगे 22/7 गुना 10 पर पावर -8 बटा नीचे कौन है 44, अब गुना ये देखो 10 पर पावर -6 जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ऊपर और नीचे देखो बेस सेम है, 10 ऊपर भी और 10 नीचे भी, तो ऊपर का पावर रहने दो, -6 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, ठीक है। 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, ये 10 पर पावर ऊपर कितना आ गया -2/2, इसका क्या मतलब है 1/2, 10 पर पावर -2 ऊपर है, नीचे 2 बार 0 लगा देंगे, ठीक है। एरिया लेंथ निकाल रहे हैं, माइनस में कहा है यार, क्यों मीटर है ये, अब क्या निकलेगा यहां से सेंटीमीटर, गुना 100 कर देंगे, गुना 100 से 1/2 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर, कहीं कुछ गलती हुआ क्या 5 सेंटीमीटर तुम्हारा है, कहां पर, अरे एक सेकंड, ऊपर में यहाँ 10 पर पावर यही आया था बच करके, ठीक है। तो ये 10 पर पावर -2/2 मीटर आया, इसको सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 10 पर पावर -2 इंटू यहां पर क्या हो जाएगा 100 मीटर से सेंटीमीटर में, तो ये तो इससे कट गया, तो ये बच गया 1/2 सेंटीमीटर मतलब 0.5 सेंटीमीटर, कहीं पर कोई गलती किया हो, इतना कम आएगा 0.5 सेंटीमीटर, बहुत छोटा होता है इतना, समझ गए आंसर। रेडियस है 0.01, 0.01 इंटू 0.01, 100 से डिवाइड किए थे तो मीटर बना था, मीटर बना था, पॉइंट हटाया 2 0 और आ गया, 2 0 और 2 और 2 4, 4 और 4 8, पाई 10 पाई गुना 10 पर पावर -8, यहाँ तक तो सही दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा यही पे गलती है, 7 इंटू एल बराबर R इंटू ए बाई रो, 7 एरिया के जगह पर क्या लिखे हैं पाई इंटू 10 पर पावर -8 अपॉन 44 गुना 10 पर पावर -6, है ना, क्या ही मानसू तो झूठा क्रॉस चेक करवा देता है, हम बोला घरों में बना लिया है। चलो इसको अब कन्वर्ट कर लोगे 22 वही, इसका आंसर कितना आ रहा है एल का वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर में ही है ना, मीटर में नहीं दिया वहां पे, ठीक है। एल इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 0.5 सेंटीमीटर, अभी सॉल्व कर दिए थे 0.5 तक, लास्ट वाला जो पार्ट नहीं समझ में आ रहा था तुम लोगों को वो देख लो। एल इज इक्वल्स टू 7 गुना पाई की जगह क्या यूज करेंगे 22/7, ही देखो नीचे 44 है 44 रहने देते हैं, गुना ऊपर में कितना है 10 पर पावर -8 और नीचे में कितना है 10 पर पावर -6, तो -6 को या तो ऊपर लेके चले जाओ या फिर जो ऊपर में उसी को नीचे लेकर के चले जाओ, जो भी करना है। -8 नीचे अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +8, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऊपर में सिर्फ 1 बच रहा है, नीचे में ये बचा 2
और इनटू 10 पर पावर यहाँ क्या बच जाएगा 2। तो हम जो SI यूनिट में सॉल्व कर रहे थे तो आंसर लेंथ का भी SI यूनिट में आएगा, मीटर में आएगा। ठीक है, अरे यहाँ रेडियस क्या यूज किए थे मीटर, तो हमारा लेंथ जो है वो उसका यूनिट क्या होगा मीटर। इसको सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 से गुना, तो गुना क्या हो जाएगा 100, 10 पर पावर 2 और यहाँ तो लेंथ क्या आ गया 1/2 सेंटीमीटर, और 1/2 सेंटीमीटर मतलब हाफ सेंटीमीटर, हाफ को क्या लिखते हैं पॉइंट में 0.5, तो एल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। चलो कोई नहीं। 16 रिलेशनशिप बताने वाला में क्या लिखा फॉर्मूला बताते हैं, अगला क्वेश्चन तो वही है ना। ठीक है, ये तो फिर से में डाउट होता है, मतलब समझ में नहीं आता क्या लिखें। थोड़ा सा भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं पता चलता। नहीं, जैसे उसके बारे में कुछ तो लिख ही देंगे ना तो। अच्छा 16, इसके बाद ये कौन सा हो जाएगा 17 का ए। यहाँ राइट द रिलेशनशिप बिटवीन रेसिस्टिविटी एंड, हेलो इधर देखो यूज 3 मार्क्स का है, जिसमें 1 नंबर तो ये ले लेगा, ठीक है, ये 2 मार्क्स का है। रिलेशनशिप बिटवीन रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, हेंस डिराइव द SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। तो लिखेंगे ये रेसिस्टेंस का अगर जो तुम फॉर्मूला याद रखो तो क्या होता है रो एल बाई ए, तो डायरेक्टली इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, रिलेशनशिप बोल रहा है और फिर दो क्या डिफरेंस, नहीं रिलेशनशिप बोलता है तो हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से समझाते हैं। ठीक है, किसके किसके बीच में रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस के बीच में ये रिलेशनशिप बोल रहा है, तो यहां पर लिखेंगे कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ये शॉर्ट में लिख रहे हैं, इसको लिखना पड़ेगा रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और उसके फिर नीचे ये R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L प्लस साइन, उसके बाद फिर लिखेंगे R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यहां पर लिखेंगे रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया और फिर ये वाला साइन देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, दोनों को अगर जो गुना कर दिए तो L बाई ए, और अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला पार्ट को हटाते हैं तो यहाँ पे इक्वल्स टू ला सकते हैं, लेकिन इक्वल्स टू लाने के बदले एक कांस्टेंट वैल्यू को लाना पड़ता है, और कांस्टेंट वैल्यू हमारा होता है रो L बाई ए। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद फिर क्या बोलता है हेंस, 1 मार्क्स का ये हुआ तुम्हारा, हेंस डिराइव द SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। अब रेसिस्टिविटी का SI यूनिट डिराइव करना है, लिख नहीं देना है, डिराइव करना है। तो अब देखो रेसिस्टिविटी का SI यूनिट चाहिए, तो रेसिस्टिविटी को एक तरफ कर दो, बाकी सबको दूसरे तरफ लेके चले जाओ, तो रेसिस्टेंस गुना एरिया और बटा लेंथ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रेसिस्टिविटी। अब रेसिस्टेंस का जो क्या बोलते हैं तुम्हारा SI यूनिट है वो क्या है ओम, क्या है ओम, इनटू एरिया का SI यूनिट क्या होगा मीटर स्क्वायर, बटा लेंथ का SI यूनिट क्या होगा मीटर, और ये क्या हो जाएगा ऐसे करके लिख देंगे SI यूनिट ऑफ रो मतलब रेसिस्टिविटी। क्या ये मीटर पर पावर 2 है, मीटर पावर 1 कट के 1 कर देगा, क्या बचा दिया ओम मीटर, या लास्ट में लिख देंगे इसलिए SI यूनिट ऑफ किसका रेसिस्टिविटी इज इक्वल्स टू ओम मीटर, या डॉट है माइनस नहीं। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, वाटर एलओआई, ये वाईआर एलओआई इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस, क्योंकि इसका रेसिस्टिविटी बहुत ही ज्यादा होता है, जिसके कारण इसका रेसिस्टेंस भी ज्यादा होता है। ठीक है, इट कैन रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, दैट्स व्हाई ये हीट विल जनरेट इनटू द डिवाइस। ठीक है, इसीलिए हम लोग हीटिंग डिवाइसेस में उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मीटर के बारे में पूछेंगे तो उसका भी बोलेंगे रेसिस्टिविटी कम होता है या इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, क्या चीज पूछेगा उसमें, जिसे पूछेगा मीटर क्यों गुड कनेक्टर रहता है। हाँ तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है, और उसके और रेसिस्टिविटी भी उसका बहुत ही कम होता है, दोनों से लिखेंगे। एलओआई भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है।
ठीक है, लेकिन जितना हाँ हाँ एलॉय है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल से ज़्यादा अच्छा नहीं है, मेटल से कम अच्छा है, लेकिन एलॉय भी गुड कंडक्टर है। तभी तो हम लोग उसमें इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं, तो हीट वगैरह, अगर करंट नहीं फ्लो होता तो हीट जनरेट कैसे होता? फ्यूज में एलॉय होता है उतना क्योंकि उसका हम थिकनेस कम रखते हैं ना, तो ज़्यादा अगर जो हीट अगर उसमें आ जाएगा तो फिर मेल्ट होगा। बस फ्यूज़ का हम इतना पावर रख रहे होते हैं कि अंदर का जो डिवाइस है उस डिवाइस में जितना करंट फ्लो होने की क्षमता है उससे एकदम स्लाइटली, कल जिसके बारे में बात किए थे, स्लाइटली मतलब बस थोड़ा सा ज़्यादा उससे करंट फ्लो हो पाए, इतना ही हम लोग फ्यूज़ में वायर रखते हैं। नहीं, क्योंकि अगर जो अंदर ज़्यादा करंट फ्लो होने दे देंगे तो अंदर का डिवाइस खराब हो जाएगा, ठीक है। और अगर जो इसका करंट कम फ्लो होने की क्षमता देंगे फ्यूज में, ठीक है, तो फ्यूज पहले ही ये करंट जो है फ्लो होने उतना नहीं देगा, समझे? किसका? फ्यूज का रेसिस्टेंस ज्यादा होता है ताकि यहीं पर रेसिस्ट करे और यही ज्यादा पिघले, मतलब ज्यादा गर्म ये हो। यहां से करंट कम पास होगा, अंदर में जाएगा ना फिर करंट। अरे तो इसी के लिए ना, ज्यादा करंट अगर अंदर में फ्लो होने दे देंगे तो फिर अंदर का डिवाइस खराब होगा ना। यहां से जब ज्यादा करंट जाएगा फ्यूज, करंट ये नहीं समझो कि करंट जाता ही नहीं है, इसका देखो रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस वाला जो पार्ट है वो ऐसे समझाए थे कि नाली में पानी बह रहा है, उसमें हम लोग ना कुछ लकड़ी वगैरह दे देंगे, क्या पानी बहेगा कि नहीं बहेगा? पानी बहता है, बस वो स्पीड उसका कम होता है, ठीक है। रेसिस्टेंस का मतलब ये नहीं समझना कि करंट रोकता है, करंट रोकने से हम लोग ये बताते हैं कि वो करंट को का फ्लो है जो है वो स्लो करता है, ठीक है। करंट को रोक करके रख नहीं लेगा, फ्लो जैसे ही स्लो होगा जिसके वजह से वहां पे हीट जनरेट होगा, ठीक है। अगला इसका स्क्रीनशॉट लो तो पकड़ करके। अरे तुम लोग तो इतना लड़की जैसा शर्मा रहा है, चलो अब तो लड़कियां भी शर्माना बंद कर दी हैं यार। 16 17 चलो अगला क्वेश्चन। हाँ इधर देखो, अब हमारा लगता है शुरू में ही चेक करना पड़ेगा। अब तो ठंडा भी नहीं था जी, अब इधर 2-3 दिन से, ठीक है। अब तो आ जाना चाहिए तुम लोगों को समय से। पहले जो आप सेट कर रहा था उसके बारे में कुछ बोले थे सर। क्या आप सेंड कर रहा था? जितना आप सेट कर रहा है उसके लिए कल बताते हैं। अच्छा, बिट्टू को छोड़ दे, कल तो आया था बिट्टू, कल आया ना तुम जी? अच्छा हाँ, हिमांशु तो कहने नहीं, तो रिवाइज कर रहा है तुम हिमांशु, देखो लास्ट में भी नहीं करेगा ये। बिना रिवाइज के कोई उपाय है? तुमको लग रहा है कि इतना छोटा सिलेबस नहीं है 10th का, ठीक है, 10th के बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। हाँ चलो इधर देखो, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यहां क्या पूछ रहा है? टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इस सर्किट में टोटल रेसिस्टेंस कितना है वो देखना है। तो यहां से देखो, हेलो, करंट यहां से फ्लो होना शुरू करेगा, ठीक है, इधर गया, उसके बाद क्या होगा, यहां 10 ओम और यहां 15 ओम, यहां पर यहां तक अगर करंट आया होगा, हम अपने आप को करंट के हिसाब से समझते हैं, और यहां तक जाने के बाद अब हमको डिसाइड करना है कि ऊपर जाए कि नीचे जाए। हमको क्या डिसाइड करना है, ऊपर जाए कि नीचे जाए। इसका क्या मतलब, यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन है, जब भी डिसाइड करना पड़ जाए, यानी कि 10 और 15 एक पैरेलल कनेक्शन है, तो 10 और 15 का हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो क्या हो जाता है, 1/R इक्विवेलेंट 1/10 प्लस 1/15, 10 और 15 का एलसीएम 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 5/30 कितना आ गया, 1/6। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 6। मतलब इसके जगह पर अब हटा करके हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 6 ओम लिख सकते हैं। बोलो यहां पर टोटल कितना रेजिस्टेंस हो गया, 6 ओम। उसी तरह से यहां से करंट फ्लो होते होते यहां तक आ चुका है, ठीक है क्या। अब यहां पर 60 और 40 है, फिर से 1/R इक्विवेलेंट लगाएंगे, तो 1/60 और प्लस 1/40, दोनों का एलसीएम क्या जाएगा, 120, 60 दूनी 120, 40 तिया 120, 3 और 2 5/120, डिवाइड हो जाएगा
5 एकम 5, 5 दूनी 24, 5 120। आर बराबर क्या हो गया, आर इक्वलेंट बराबर 24 ओम। मतलब अगर जब हम इसको हटा दे तो इसके बदले हमारे पास कैसा रेजिस्टेंस आ जाएगा, 24 ओम का। अब तुम देखो, ये देखो सर्किट कैसा बन गया, हेलो, ये देखो सर्किट अब कैसा बन गया। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रह गया, यहाँ पे एमीटर अभी भी लगा हुआ है, और यहाँ पे ये दूसरा रेजिस्टेंस है, कितना है यहाँ पे 24 ओम, और यहाँ पे कितना है 6 ओम। ऐसा रेजिस्टेंस हो चुका है। अब क्या बोल रहा था, फिर भी क्या बोल रहे, टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, अभी भी इसमें रेजिस्टेंस है ना जी, टोटल निकालो, मतलब एक कर दो निकाल के। तो क्या 6 और 24 एक सीरीज में है या पैरेलल में है? देखो यहां से निकले 6 पे चले, फिर इधर गए, यहाँ पे रास्ता चेंज कहीं नहीं हुआ, 24 मिल चुका है। इसका मतलब ये कैसा है, सीरीज में। तो यहां पर लास्ट में लिख देंगे आर टोटल इज इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट 1 और प्लस आर इक्विवेलेंट 2। आर इक्विवेलेंट 1 कितना है 6, और यहां पर कितना है 24, 24 6 30, इतना पे मिला तुमको एक नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। सोर्स जो ये है पूरा, सोर्स क्या है, ये है सोर्स, मतलब बोल रहा है वोल्टेज। ठीक है, तो इस टोटल इस सिस्टम में कितना करंट का फ्लो हुआ होगा। तो अगर टोटल हमारे पास कितना रेजिस्टेंस है 30 ओम, और वोल्टेज कितना दिया है 15 वोल्ट, तो क्या वोल्टेज और रेजिस्टेंस रहता है, तो हम लोग करंट का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, V इज इक्वल्स टू, ये इसी का सेकंड है, किसका हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जी, 18 का ये फर्स्ट पार्ट चला, यहां से सेकंड। V इज इक्वल्स टू क्या होता है IR, हम लोग से I पूछा जा रहा है, तो V अपॉन R बराबर I, तो I बराबर क्या हो गया, V है 15 और बटा R है 30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, I 1/2 को क्या बोलते हैं 0.5 एम्पियर। I का वैल्यू क्या होगा 0.5 एम्पियर। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 10 एंड 15 ओम रेसिस्टर। 10 ओम रेसिस्टर के बगल से और 15 ओम के रेसिस्टर से कितना पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है वहां पे। अब देखो इसको ऐसे समझो, 10 और 15 के बदले हम लोगों को कितना रेसिस्टेंस मिला था 6 ओम का, 6 ओम का रेसिस्टेंस मिला था ना। तो करंट जो है यहां से निकला, हेलो 0.5 ओम का, देखो इधर करंट कितना निकला आया था 0.5, और पूरा में कितना मूव किया है, इधर देखो, अरे पूरा में कितना मूव किया है 0.5 ओम का, पूरा में कितना मूव किया है 0.5 ओम का। यहां पर 0.5 एम्पियर का, यहां पर कितना ओम रेसिस्टेंस है 6 ओम रेसिस्टर है, तो ये कितना वोल्टेज अपने पास रख लिया होगा। सीरीज में जब कनेक्ट रहता है ना, तो पहला वाला जितना रेजिस्टेंस होगा वो अपने हिसाब से करंट रख लेता है, अपने हिसाब से वोल्टेज रख लेता है, बाकी आगे शिफ्ट कर देता है। ठीक है क्या, तो ये 0.5 एम्पियर करंट निकला, फिर इसके पास गया होगा, बोलेगा जितना वोल्टेज रखना है तुम रख लो। तो क्या यहाँ पे तीसरा नंबर पार्ट ऐसे सॉल्व हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू IR, V इज इक्वल्स टू I कितना है तो 0.5 इंटू रेसिस्टेंस कितना है 6 ओम। अच्छा हमसे पूछा क्या जा रहा है 10 ओम और 15 ओम का रेसिस्टेंस, 10 और 15 ओम का, लेकिन क्या हम इसका निकाल रहे हैं, नहीं निकाल रहे हैं इसका हमने निकाल, क्यों, क्योंकि इसका टोटल रेजिस्टेंस हमको पता है 6 ओम। ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग वोल्टेज निकाल लेंगे, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, V इज इक्वल्स टू 3 वोल्ट। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 6 वोल्ट इसमें जा रहा है। अच्छा, इसी को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया तो 6 वोल्ट इसमें भी जाएगा और 6 वोल्ट इसमें भी जाएगा, क्यों, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज दोनों का सेम रहेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, वोल्टेज सेम रहेगा, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज अलग अलग होता है। ये 3 वोल्ट ले रहा है, तो ये कितना वोल्ट ले रहा होगा 12 वोल्ट, क्यों, क्योंकि टोटल कितना था 15 वोल्ट था ना जी, तो ये 3 वोल्ट लिया, तो ये 12 वोल्ट लिया। ठीक है, बोलो पीयूष। आप 6 वोल्ट बोल रहे हो, 3 वोल्ट क्या होगा? नहीं अच्छा, अरे हो जाता है कभी कभी, कभी कभी क्या बहुत बार हो जाता है। ठीक है, लिख तो दिए थे वहां पे। 19 नंबर क्वेश्चन,
19 3 रेसिस्टर्स, इधर इधर देखो, 3 रेसिस्टर्स ऑफ 2 ohm 3 ohm 6 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज में भी कनेक्ट किया गया है और पैरेलल में भी, लेकिन कौन किसके साथ कैसा कनेक्शन है ये नहीं दिया हुआ। और ये क्वेश्चन पक्का ही मानो, ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि 3 गो रेजिस्टेंस दे देगा और तुमको बोलेगा कि पैरेलल में कनेक्ट कैसे करें और सीरीज में कनेक्ट कैसे करें कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना हो जाए। देखते हैं आगे, वही है क्या, ड्रॉ द अरेंजमेंट ऑफ द रेजिस्टर एंड फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टेंस। नहीं तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन क्या देता है कि ये तीनों रेजिस्टेंस को क्या कैसे कनेक्ट करोगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 8 ओम आ जाएगा या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम आ जाएगा, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। फिलहाल ये तो सीधा बोल दिया कि पहले तीनों को सीरीज में कनेक्ट करके आंसर दो और फिर तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करके आंसर दो। तो लल्लू क्वेश्चन हो गया ना, नहीं हो गया जी? जल्दी जल्दी सब बनाओ, एकदम स्पीड में बना के दिखाओ इसको। अगला क्वेश्चन आ गया 20 नंबर, जल्दी लिख लो। 2 3 6 सब कॉपी में लिख लो, 2 3 6। हम अगला पार्ट चले जाते हैं। मटेरियल रेसिस्टिविटी, लो आ गया बस। ई क्वेश्चन के बाद तो 5-6 नंबर का क्वेश्चन। बीस नंबर क्वेश्चन है ये। यस सर। तो अभी तक 2 नंबर और 3 नंबर वाला क्वेश्चन में देखते हो खाली डिफाइन 1 वोल्ट दे देगा, नहीं तो 1 वाट बोल देगा, है ना, 1 एम्पियर बोल देगा या 1 ओम बोल देगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अगर जो सब्जेक्टिव में मतलब कि वर्ड्स में लिखना है ये सब क्वेश्चन रहता है। बाकी लगभग जगह पे चाहे हीटिंग इफेक्ट के बारे में या फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में, और बाकी जगह तो तुमको फॉर्मूला वाला क्वेश्चन जब सा रहता है वही सब है ना। तो इसका ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करो। 2025 में तो भर दिया था इसको तो। देखे यहाँ अगला क्वेश्चन बन गया ना वो जी। तीनों को एक बार जोड़ देंगे, सीरीज का हो जाएगा, और तीनों का रेसिप्रोकल करके जो आंसर आएगा फिर से उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो पैरेलल का आ जाएगा। ठीक है, कितना था? 1 2 6 था ना, 2 3 6 था, एलसीएम 12 हो गया, 6 हो गया, 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 कम 3 2 5 और 1 कितना आ गया? पैरेलल में कितना आ गया? 1। अच्छा, एक बात तुम लोगों को बताया गया था ऐसा कि अगर जो पैरेलल कनेक्शन किया जाता है तो जो सबसे छोटा वाला रेजिस्टेंस रहता है उससे भी छोटा वैल्यू आता है। तो 2 3 6 में सबसे छोटा वैल्यू कितना था? 2। तो 2 से भी क्या आ जाता है? छोटा वैल्यू हमारा आ जाता है टोटल रेजिस्टेंस में। और सीरीज में जब कनेक्ट किया जाता है तो सबसे बड़ा वैल्यू से भी बड़ा आंसर आता है। सीरीज में कनेक्ट करोगे तो 2 और 3 6 और 6 12, समझे? 2 3 5 और 6 11। चलो 20 नंबर क्वेश्चन, पिछला पेज में इसका टेबल रह गया था इसलिए मैं उठा के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब इसके बारे में सोचो कि कौन क्या है। रेसिस्टिविटी के हिसाब से हम लोगों को बताना है कि कौन मेटल है और कौन एलॉय है। ठीक है, क्या हुआ? बन गया है? ठीक है, क्लासिफाई दिस मटेरियल एज कंडक्टर, एलॉय एंड इंसुलेटर। कौन कंडक्टर है, कौन एलॉय है और कौन इंसुलेटर है? क्या सबसे कम रेसिस्टिविटी, सबसे कम रेसिस्टिविटी किसके पास होता है? कंडक्टर के पास, उसके बाद एलॉय के पास,
और सबसे ज्यादा रेसिस्टिविटी वाला कौन होगा? इंसुलेटर होगा। लेकिन यहाँ सबका 10 पर पावर माइनस में, अगर जिसका 10 पर पावर प्लस में आ गया तो नॉन मेटल हो गया, इंसुलेटर हो गया। तो 10 पर पावर प्लस में किसका दिख रहा है जी? ए का। तो ये क्या हो जाएगा? इंसुलेटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका रीजन वगैरह नहीं लिखना है, सीधा लिख देना है, क्योंकि ये कितना नंबर का क्वेश्चन होगा? 1 नंबर ऊपर और 2 नंबर नीचे। तो 1 नंबर में तीनों बारे में बता देना है। तो यहां पर ऐसे लिखेंगे, कंडक्टर, एलवाई, इंसुलेटर। इंसुलेटर में तो ए आ जाएगा, इंसुलेटर में कौन आ जाएगा? ए। तो यहां पर ए सिर्फ नहीं लिख देंगे, यहां पे कम से कम इतना तहजीब रखेंगे कि मटेरियल ए लिखेंगे, ठीक है? अच्छा, उसके बाद ए और ए मतलब एलवाई, इंसुलेटर, और यहां पर क्या? कंडक्टर। एलवाई और कंडक्टर में डिफरेंस पता करो। तो एलवाई और कंडक्टर में डिफरेंस तुमको बी और सी के बारे में ही यही दोनों बता सकता है। अच्छा, ये देखो 1.62 है और ये 44 सीधा लिखा गया है ना? सभी को अगर जो कंपेयर सच मायने में करना है, तो अगर ये 10 पर पावर माइनस 8 है तो इसको भी 10 पर पावर माइनस 8 के हिसाब से सोचो। तो यहाँ पर पावर माइनस 8 करने के लिए ना पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पहला डिजिट, फिर दूसरा डिजिट और फिर पॉइंट लगा दो, तो ये 0.44 हो गया। 2 डिजिट किधर कर दिए? पॉइंट लेफ्ट में कर दिए। यहाँ 10 पर पावर माइनस 6 ना होकर के क्या हो जाएगा? 10 पर पावर माइनस 8। ये नहीं ना समझे? ठीक है। कुछ दिन पहले ही एक 7 क्लास की स्टूडेंट यही स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ रही थी, तो हमसे एक भी क्वेश्चन है पूछी, सब बना दी। तो हम बोली सर बहुत इजी था, सब बना। तो इतना भी इजी नहीं था, स्टैंडर्ड फॉर्म अच्छा का हालत खराब कर देता है। ठीक है, एक बार सोचना पड़ता है कि हम सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। तो उसको ऐसा ये क्वेश्चन दिए, तब बोलते नहीं सर ऐसा नहीं था बुक में। यहाँ देखो b गुना 10 पर पावर माइनस 6, क्या हमको यहाँ 10 पर पावर माइनस 8 पहुंचा दे तो दोनों में कंपैरिजन हो जाएगा। चलिए, तो 10 पर पावर माइनस 8 कैसे पहुंचाया जा सकता है? तो ऊपर भी 100 का गुना और नीचे भी 100 का गुना कर दे, 100/100। अच्छा, ये नीचे वाला जो 100 है इसको हम 10 पर पावर 2, ऊपर वाला 100 को 10 पर पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखो ये 10 पर पावर 2 नीचे वाला जब ऊपर जाएगा, 10 पर पावर 2 नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो 10 पर पावर माइनस 2 के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, उसको वैसा ही रह दो। इसका मतलब हम जो यहाँ पे लिखे थे वो गलत लिख दिए थे। देखो 44 गुना 10 पर पावर माइनस 6 और ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 2। क्या 10 पर पावर 2 अभी भी बचा हुआ है? 10 पर पावर 2 मतलब क्या होता है? 100। 44 को 100 से गुना कर दो तो क्या हो गया? 44 100 और गुना 10 पर पावर माइनस 8। ये किसका रेसिस्टिविटी आ गया है? बी का। 4400 गुना 10 पर पावर माइनस 8। अब देखो दोनों का पावर सेम जैसा लगने लग गया, दोनों का 44 ये माइनस 8 10 पर पावर माइनस 8। तो हम इससे कंपेयर कर सकते हैं दोनों में से बड़ा कौन है। दोनों में से जो बड़ा रहेगा उसको क्या बोल देंगे? एलवाई। तो दोनों में से बड़ा कौन है? बी। तो बी क्या हो गया? एलवाई। तो लिखेंगे मटेरियल बी एलवाई हो गया और मटेरियल सी क्या हो गया? कंडक्टर। ठीक है, हाँ वाह वाह। कम से कम तुम्हारे जैसा बुद्धिमान आदमी रहता तो बिना बताए इतना बनाए लिख देता है कि नहीं? चलो आगे बढ़ा जाए। 21 नंबर क्वेश्चन। एक्स डायरेक्ट नहीं बोल सकते, -6 तो -6 और -8 के हिसाब से, क्योंकि वो 0 की ज्यादा नजदीक देगा तो -6 रहेगा, लेकिन कम माइनस। यहाँ पे इधर भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं था इसलिए हम वैसे बोल रहे हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे 3 डिजिट दे देता या फिर यहाँ पर 0.006 दे करके और 10 पर पावर माइनस 6 कर देता, उसके वजह से हम ऐसे कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर देने का कुछ भी वैल्यू दे सकता है, तो हम लोग 10 का पावर ही सेम करके और फिर सोचेंगे तब फिर ज्यादा आसान से समझ में आएगा। अगर तुम उतना सोच सकते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ यहाँ पे दिख रहा। हम यहाँ पर क्या बोले कि यहाँ पर b को 0.004, जैसे कि यहाँ 10 पर और -8 भी दिख रहा है और ये 1 पॉइंट समथिंग भी दिख रहा है, इसलिए तुमको लग रहा है कि c का सबसे कम वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर 0.004 दे देता। ठीक है, तब फिर हम लोग को दिक्कत होता समझने के लिए, इसीलिए यहाँ पर 10 पर पावर -6 और 10 पर पावर -8 में कंपेयर हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो फिर ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। तो नहीं कंपेयर कर पाएंगे, इसका बड़ा पावर होगा।
तुम ये सोच पा रहे थे उनकी सर इसको यहाँ लिख देंगे 4.4 हो जाएगा और इसको 10 पर पावर माइनस, तब ने कंपेयर तुम कर लेगा। अरे तुम 10 ऐसे कैसे, क्या तुम इतना वैल्यू, चलो ये वैल्यू यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं वो हम नहीं बताते हैं, तुम इन दोनों से कंपेयर करके बता देगा कि कौन बड़ा कौन छोटा है। बोलो, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम लिखते हैं 44 और यहाँ पर लिखते हैं 0.00004। अब बोलो, पागल, तो अपने आप इस पर पावर यहाँ में जाता है जी। तो इन दोनों से ना हम लोग कंपेयर कर, इन पूरा पार्ट से ना कंपेयर करते हैं। तो हम या तो लेफ्ट साइड का पार्ट जो है दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दो, या फिर राइट साइड का पार्ट दोनों सेम पावर का कर दो, तभी ना हम कंपेयर कर पाएंगे। या तो लेफ्ट साइड का पार्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में रह जाए, मतलब कि एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ रह जाए, और तो फिर राइट साइड वाला पार्ट माइनस में पावर सेम रह जाए। ठीक है, ऐसे तुम नहीं बोल सकते हो कि कंपेयर। यहां पर हम लिख देते हैं यहाँ पे गुना 10 पर पावर माइनस 6 और यहाँ लिख देंगे गुना 10 पर पावर माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ तो हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं ना दोनों बीच में, यहाँ पर हम कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम अगर 0.0004 लिख दें और यहाँ पर हम यहाँ पर बस 3 लिख दें, अब दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्या डिफरेंस, डिफरेंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अच्छा, तुम अभी बोलेगा कि नहीं सर हम पहले ही बता देते, तो इसको इसमें 3 रख देंगे, इधर वैल्यू पुट कर देंगे, देखो आंसर कैसे चेंज हो जाता है, समझे। और इतना ज्यादा एक्सप्लेन करवाएगा 4 बच्चा सो जाएगा। फिर से हम लोग इसका रेसिस्टिविटी कैसे कंपेयर किए, जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो ऐसे तो पॉजिटिव पावर जैसे ही दिखे 10 पर तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, इंसुलेटर बोल सकते हैं। ठीक है, अब एलवाई और कंडक्टर में जिसका 10 पर पावर निगेटिव कम हो, ठीक है, 10 पर पावर निगेटिव कम हो, जैसे 10 पर पावर एक जगह -6 हो और एक जगह 10 पर पावर क्या हो -8 हो। 10 पर पावर -6 का मतलब है कि 0 से ज्यादा नजदीक है, और 10 पर पावर -8 का मतलब है 0 से थोड़ा सा ज्यादा दूर है, मतलब कि ये ज्यादा छोटा वैल्यू हो गया, ये ज्यादा छोटा वैल्यू हो गया और ये कम छोटा। 10 पर पावर जितना बड़ा माइनस उतना छोटा वैल्यू, मतलब वो क्या हो सकता है, मेटल। और 10 पर पावर माइनस वाला पार्ट जितना छोटा तो उतना 10 के नजदीक, इसका मतलब है कि वो बड़ा वैल्यू है, और ये क्या हो जाएगा, एलओआई हो जाएगा। पता नहीं क्या समझोगे इससे। यहां पर गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दिस मटेरियल। हेलो, एक एक एग्जांपल सबका दे देना है मटेरियल का। एंड स्टेट वन यूज ऑफ ईच मटेरियल इन द डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस से एन इलेक्ट्रिक स्टोव और एन इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक स्टोव और इलेक्ट्रिक आयरन, ये सबको बनाने में कैसे क्या इस्तेमाल करोगे। तो इलेक्ट्रिक स्टोव अगर जो हम बना रहे हैं, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक आयरन अगर हम बना रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक आयरन में जो वायर का काम है, ठीक है, तो जो प्लग से जुड़ा हुआ वायर रहता है, ठीक है, वो नॉर्मल वायर होगा। जो प्लग से जुड़ा हुआ रहता है वो नॉर्मल वायर होता है, ठीक है, तो वो कौन सा रहेगा, कंडक्टर होगा। ठीक है, लेकिन जो कॉइल रहता है आयरन के अंदर जो यहां पर कॉइल रहेगा, ये कौन सा रहेगा, एलओआई रहेगा। क्या रहेगा, एलओआई रहेगा। और एलओआई में हम लोग क्या लिख सकते हैं, निक्रोम, ठीक है, मैग्नीन, यही सब ना होता है यहाँ पे। ठीक है, तो सबका एक एक एग्जांपल देना था, कंडक्टर का भी, एलओआई का भी और इंसुलेटर। तो कंडक्टर हम लोग एक दे देते हैं, कॉपर का एग्जांपल हो गया, कॉपर। ठीक है, एलओआई का एग्जांपल में हम लोग क्या दे देंगे, निक्रोम वायर। और इंसुलेटर के जगह फिर क्या दे देंगे वहां पे, ठीक है, नॉन मेटल का नाम लिखेंगे ना, वहां पर ऑक्सीजन तो नहीं लिख देगा, क्योंकि उसका इस्तेमाल करना है इसमें इलेक्ट्रिक आयरन को बनाने में भी। ठीक है, तो हम लोग स्टील वगैरह लिख सकते हैं वहां पे। ठीक है क्या, चलिए एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। नॉन मेटल बोलना थे तो एलओआई बोल दिए। कौन सा नॉन मेटल इस्तेमाल होता है इस समय, लीड और टीन का कुछ होता है मिक्सचर, ब्रास, ऑयल आ जाएगा ना, क्रोमियम बोल रहे हो, क्रोमियम नॉन मेटल है, उसका घर में मिलेगा। ठीक है, क्रोमियम नॉन मेटल है पक्का, हो सकता है, देखो। अच्छा हटाओ, कुछ और नॉन मेटल कुछ सोच लिया जाए बाद में। यहाँ आते हैं,
क्यों हम लोग मैक्सिमम जो नॉन मेटल देखते हैं, लोग किसी का स्ट्रक्चर बनाने में काम कभी सोचे नहीं है, उसकी वजह से उसका एग्जाम्पल याद नहीं आता। 5 नंबर एग्जाम्पल, 5 नंबर मार्क्स का क्वेश्चन आज नहीं, ये 3 ही नंबर वाला था, आगे पीछे हुआ है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। डिफाइन 1 वोल्ट कर देंगे यहाँ पे, चलो नोट्स में मिलेगा। व्हाट डू द सिंबल गिवन बिलो रिप्रेजेंट इन ईच इलेक्ट्रिक वन फंक्शन। रबर प्लास्टिक से हो सकता है। हाँ ठीक है, यहाँ पे एमीटर, एमीटर का काम क्या है वो भी लिख देना है। एमीटर का काम क्या है? टू मेजर द करंट। ये रियोस्टेट, कंट्रोल करता है। ठीक है, ये क्या है? रियोस्टेट है तो वेरिएबल रेसिस्टेंस, ठीक है। तो इसका काम क्या है? टू एडजस्ट द करंट, टू एडजस्ट द करंट, ठीक है। रेसिस्टेंस ऊपर नीचे होते रहेगा, जिसके वजह से वोल्टेज और रेसिस्टेंस का जो रिलेशन है उसके वजह से हम लोग क्या निकलता है? करंट निकलता है। वोल्टेज और रेसिस्टेंस के वजह से करंट हम लोग को एडजस्ट करने का मौका मिलेगा। डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट टाइम, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पावर बोल रहे हैं। तो वही चीज है, रेट जैसे ही बोला तो ये के नंबर नहीं मिलेगा इसमें सर, ठीक है ठीक। एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इन टर्म्स ऑफ रेसिस्टेंस एंड द वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इट ऑपरेट्स। इसका फॉर्मूला लिखना है कि देखो यहाँ कैसे वर्ड में कैसे, देखो क्या लिख दिया, एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस इन टर्म्स ऑफ इट्स रेजिस्टेंस। पता चला, सब भूल गया बच्चा, उससे बढ़िया क्या लिख देता, पावर का फॉर्मूला लिख दो, बच्चा लिख के आ जाएगा। ये चीज देखते एक साथ छोड़ देता है कि क्या क्या लिख रहा है। अरे एक्सप्रेस बोल रहा है मतलब कुछ लिखना ही ना है, आगे पढ़ लो। इलेक्ट्रिक पावर इन टर्म्स ऑफ रेसिस्टेंस एंड वोल्टेज, या उसी को क्या बोला जा रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब रेसिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस वाला कोई फॉर्मूला जानते हो? क्या जानते हो? V इज इक्वल्स P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। जानते कि नहीं जानते? तो डायरेक्ट लिखने का मतलब डायरेक्ट लिख दो, P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बटा R। नहीं तो फिर जनरेट करेगा फॉर्मूला, P इज इक्वल्स टू क्या लिख देगा? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, P इज इक्वल्स टू VI। और उसके बाद फिर क्या करेगा? V और I को ओम्स लॉ से ले आएगा कि V बटा R होता है I का वैल्यू, होता है V इज इक्वल्स टू IR, वहां से V का वैल्यू लाएंगे तो V स्क्वायर बाई R, ठीक है। The rated voltage of an air conditioner is 220 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस दिया एयर कंडीशनर का 220 वोल्ट। दिस एयर कंडीशनर कंज्यूम्स 22 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन 10 आवर्स। 10 घंटा में कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर लिया है? 10 यूनिट का, 22 यूनिट का, 22 यूनिट का 10 घंटा में, ठीक है। तो क्या यहां से एनर्जी का कुछ बात हो रहा है? एनर्जी जी को क्या होता है? VIT होता है। पावर दिया हुआ है, पावर कहां दिया हुआ? पावर रेटिंग पूछ रहा है तो पावर इनटू टाइम लिख देंगे। एनर्जी का देखो बहुत सारा फॉर्मूला है, और उसका प्राइम जो फॉर्मूला है वो क्या लिखेंगे हम लोग? पावर इनटू टाइम। और इसका क्या फॉर्मूला एनर्जी का? P इज इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला जानते हैं VI, और उसमें टाइम का गुना, या P का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं I स्क्वायर R, उसमें T का गुना। अच्छा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इसी के ऊपर दिया हुआ है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इसी के ऊपर दिया हुआ है। अच्छा, और एक फॉर्मूला हम लोग जो V स्क्वायर बाई R जानते हैं, उसमें टाइम का गुना करेंगे तो एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी पावर का फॉर्मूला था उसमें टाइम का गुना कर दो, एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? 22 यूनिट एनर्जी हम देते हैं, और कितना टाइम दे रहे हैं? 10 घंटा, ठीक है। पावर रेटिंग बताओ, और वोल्टेज भी दिया हुआ है। तो पावर रेटिंग बताना है तो क्या एनर्जी दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है? एनर्जी और टाइम दिया हुआ है तो हम लोग पावर निकाल सकते हैं। कितना नंबर है? 22। पावर का एनर्जी का फॉर्मूला क्या है जी? पावर इनटू टाइम। इधर देखो एनर्जी कितना दिया हुआ है? 22 यूनिट। 22 यूनिट नहीं लिखेंगे इसको, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहां पर हम लोग सब नहीं लिख सकते हैं। टाइम तो हमारा आवर में ही है, टाइम तो हमारा आवर में ही है।
अच्छा जो यूनिट रहता है, हेलो, जो यूनिट रहता है एनर्जी, वो कितना लिखा हुआ है? 22 यूनिट, मतलब 22 किलोवाट आवर दिया हुआ है। क्या दिया? 22 किलोवाट आवर। तो हमारे पास टाइम तो आवर में है, तो उसको कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, लेकिन किलो के जगह पर हम लोग 22,000 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 22 के जगह 22, और किलो मतलब क्या होता है? 1000 वाट आवर। ये हो गया एनर्जी। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इंटू टाइम। तो ई के जगह पर यहां लिख देते हैं P इंटू टी बराबर 22,000। ठीक है, पावर के जगह वाट इंटू आवर। पावर का फॉर्मूला, पावर का वैल्यू दिया हुआ था, नहीं निकालना है, इंटू टाइम कितना दिया हुआ है? 10 आवर। तो टाइम की जगह यहां 10 लिख देते हैं। क्या हो जाएगा? 22,000 वाट आवर। 10 आवर दिया हुआ था ना, ये देखो आवर से आवर कट गया, 10 से 1 0 कट गया, तो पावर क्या बचा? 2200 वाट। ये समझे क्या क्या हुआ है? अब करंट ड्रॉन बाय द एयर कंडीशनर, करंट कितना इसके बाद ये यूज कर रहा है, तो क्या? सर 2.2 किलोवाट में लिख सकते हैं। हाँ 2.2 किलोवाट लिख सकते हैं। ठीक है, पर पावर भी नहीं पावर। हाँ पावर, लेकिन जब भी हम लोग लिखते हैं तो ऐसा यूनिट में लिखते हैं। ठीक है, करंट पूछ रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? पावर इज इक्वल्स टू वी आई, जानते हैं जी? ठीक है, पावर का वैल्यू कितना है? 2200। वी कितना दिया हुआ? 220 इंटू आई, 1 0 से 1 0 कट गया, 22 दहे के 200, आई बराबर 10 एम्पियर। अब अगला रेसिस्टेंस ऑफ द एयर कंडीशनर। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला वो जानते हैं, V इज इक्वल्स टू आई आर। यहां से निकाल लेंगे, V इज इक्वल्स टू आई आर। V का वैल्यू कितना है? 220, I का वैल्यू 10 इंटू आर, 10 से 10 कट गया, रेजिस्टेंस बराबर 2200। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था 5 नंबर वाला। हम्म, बाईस के बाद अगला 23। चलो केस स्टडी पे ध्यान दो सब लोग, एक बार कम से कम मेरे पढ़ने से पहले पढ़ लो, नहीं तो जब तक हम बोर्ड मिटाते हैं तो तब तक 2 मिनट गप्पे कर लेते हैं ना, तुम लोग का ऐसा ही रहता है। अरे पीडीएफ जब लेके आते हैं ना तो ये पूरा बोर्ड छेक लेता है, और जब पीपीटी बनाते हैं तो छोटा हो जाता है। ये बोर्ड अगर जो खिसका के इधर कर दे तो साफ दिखेगा। हट। इसको आगे बैठाइए सर, आगे बैठो, आपको कोई दिक्कत नहीं। चलो इधर कर, यहाँ 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 एक्स और वाई के बीच में कोई भी कौन अरेंजमेंट लगाएगा? 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, पैरेलल लगाएगा, सीरीज लगाएगा, वही है। सब पंचायती करे आता है यहाँ पर। As shown in the diagram, an electric circuit consisting of an ammeter, ये डायग्राम के बारे में बता रहा है कि एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है जिसमें 4 सेल लगा हुआ है और हर सेल 1.5 वोल्ट का है। 4 सेल लगा हुआ है, हर सेल कितना वोल्ट का है? 1.5 वोल्ट का। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है ना वो 4 गुना 1.5 हो जाएगा। तो जो वोल्टेज है वो कितना दिया हुआ है? 6 वोल्ट दिया हुआ है। यहाँ पे देखो ऐसे करके लिखा है, V इक्वल्स टू 1.4 नहीं इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 4 सेल 1.5 वोल्ट का, इसका क्या मतलब है? 4 गुना 1.5 कर देंगे, वोल्टेज आ जाएगा यहाँ का। प्लग की है, गैप दिया हुआ बीच में एक्स और वाई वाला सेटअप। अच्छा, इस गैप में हो सकता है बोलेगा कि कौन सा रेजिस्टेंस रखेंगे, सीरीज में रखेंगे, पैरेलल में रखेंगे, वही सब के बारे में बात कर रहा होगा। मतलब क्या है सर, सीधा अरे गधा, गैप में यहाँ पर ई डालेगा कि ये ऐसे करेंगे, वो बात करेगा आगे, पढ़ो। गैप का मतलब क्या है? करंट ऐसे करके इधर फ्लो हो जाएगा। वोल्ट मीटर और एम मीटर रीडिंग वे रिकॉर्डेड इन द ऑब्जर्वेशन टेबल एट 4 अरेंजमेंट्स एज गिवन बिलो। वोल्ट मीटर और एम मीटर के हिसाब से कुछ
ये 4 अरेंजमेंट के हिसाब से जो जो वोल्ट मीटर और एमीटर में रिकॉर्ड हुआ वो बात कर रहा है कि अरेंजमेंट 1 जब हुआ तो रेसिस्टर R1 था गैप XY में। अब समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है कि XY के बीच में एक ही रेसिस्टेंस था, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रेसिस्टेंस है, वो उस रेसिस्टेंस को क्या बोला है R1। अच्छा, अरेंजमेंट नंबर 2 में बोल रहा है रेसिस्टर R2 होगा सिर्फ XY के बीच में, XY के बीच में सिर्फ कौन होगा R2 होगा। फिर बोलता है अरेंजमेंट 3 में R1 और R2 सीरीज में है, मतलब यहां पर R1 है और यहां पे फिर R2 है, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। अच्छा, एक बार R1 आया पहला में, दूसरा में क्या आया R2 आया, और तीसरा में क्या आ गया R1 प्लस R2 आ गया तीसरा ये अरेंजमेंट में, समझ रहे हो। चौथा अरेंजमेंट R1 R2 आर पैरेलल इन XY, R1 R2 पैरेलल आ गया, अगर पैरेलल आया तो यहां पर क्या हो गया 1/R1 और प्लस 1/R2। अब तुमसे हम पूछते हैं सबसे बड़ा वैल्यू कब होगा रेजिस्टेंस का और सबसे छोटा वैल्यू कब होगा। तो अरेंजमेंट ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था और ये 4 था, तो सबसे बड़ा वैल्यू अगर अरेंजमेंट का होगा तो 3 पे होगा। सबसे बड़ा वैल्यू किस पे होगा 3 वाले पे। क्यों, जब 2 का रेजिस्टेंस ऐड होगा सबसे बड़ा जाएगा। अच्छा, बीच में 1 या फिर कोई 2 रहेगा, 1 और 2 के बारे में जब तक नहीं पता कि कौन बड़ा कौन छोटा है तो हम लोग कुछ भी कमिट नहीं कर सकते कौन पहले कौन बाद में आएगा। लेकिन सबसे छोटा कौन होगा 4 में। क्यों, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा वो दोनों रेजिस्टेंस में जो छोटा होगा उससे भी छोटा वैल्यू देता है। जैसे यहां पर 3 होगा, अगर इसका वैल्यू अगर 10 ओम है और इसका वैल्यू 12 ओम है तो टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में 10 ओम से भी छोटा आ जाएगा, तो सबसे छोटा तो यही चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा सबसे छोटा ये, और ये वाला पार्ट सबसे बड़ा रहेगा। ठीक है, अब बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन 4 VI ग्राफ्स, 4 VI का ग्राफ दिया है। ये VI का ग्राफ जो है ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑब्जेक्टिव में भी इसका क्वेश्चन ऐसे कर करके एक ग्राफ जैसे 3-4 सेट बनाया जाता है ना, तो उसमें एक सेट में एक क्वेश्चन बस 1 नंबर का, यहाँ पर सीधा केस स्टडी में रखा गया है। ठीक है, ABCD है shown in the figure were drawn, study these graphs। ये ग्राफ पढ़ना है, यहाँ ABCD ऐसा करके ग्राफ दिया। क्या हम लोग वोल्ट मीटर के जितना नजदीक वाला ग्राफ होगा, ठीक है, यहाँ देखो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं V/I लिख सकते हैं, V/I लिख सकते हैं। जितना ज्यादा V के नजदीक होगा उसका रेसिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। क्या बोल रहे हैं, V के नजदीक जितना ज्यादा ग्राफ होगा उसका रेसिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। समझ पा रहे हो। ये देखो V इधर दिया है, हम लोग जानते तो लगभग बार V का जो ग्राफ है ना वो V को यहां रख देते हैं और I को यहां, लेकिन बोर्ड हर बार ऐसा ही पूछता है V यहां रख देता है और I यहां, समझ गए। अच्छा, हम लोग जो पढ़ते हैं वो ऐसे पढ़ जाते हैं कि अच्छा ये ज्यादा एंगल बना रहा है, I से ज्यादा दूर पे है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। उससे बढ़िया क्या पढ़ ले हम लोग कि V के जो जितना ज्यादा नजदीक वाला ग्राफ है उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा है। अब पढ़ते हैं, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसके पास है A के पास, मतलब A के पास कौन सा अरेंजमेंट होना चाहिए अरेंजमेंट 3, अरेंजमेंट 3 सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इसी का है ना जी, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है 3 नंबर अरेंजमेंट का, तो अरेंजमेंट 3 का सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अच्छा सबसे कम रेजिस्टेंस जो वोल्ट से बहुत ही ज्यादा दूर है, तो D जो है सबसे कम, तो सबसे कम कौन सा अरेंजमेंट है अरेंजमेंट नंबर 4, अरेंजमेंट नंबर 4। अब बात करते हैं Which one of the graph represent the series combination of R1 and R2। R1 R2 का सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब 3 नंबर। अब 3 नंबर कौन सा ग्राफ दिखाया जा रहा है ए ग्राफ को ही क्या बोला गया है 3 नंबर वाला ग्राफ। अरेंजमेंट 3 मतलब R1 और R2 सीरीज में, और R1 और R2 सीरीज में तभी ना वहां ये वाला पार्ट बना रहा है ये वाला। अब Which one of these graphs represent parallel combination। हेलो, पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन सा ग्राफ चौथा नंबर अरेंजमेंट किसको दिए हैं डी को, तो ये ऑप्शन आ गया डी में। ठीक है, अब सी का फर्स्ट और सेकंड ये तो आ जाएगा अब न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन सोचने वाला था। ठीक है, फिर से कर दे क्या इसको, विश्वजीत समझ गए हो। सो एन अरेंजमेंट ऑफ 3 रेसिस्टर्स, 3 रेसिस्टर का अरेंजमेंट ऐसे दिखाओ कि ईच ऑफ रेसिस्टेंस 10 ओम
सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम। आ गया ना कि 3 रेजिस्टेंस ऐसा सोचो ताकि तीनों रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन वाला वैल्यू आएगा वो 15 आना चाहिए। अब तीनों 10-10 का होना चाहिए, समझे? बोले थे कि ये वाला क्वेश्चन पूछता है बराबर, ठीक है, कि 2 या 3 गो रेजिस्टेंस किस तरह से अरेंज करें कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे दे। तो देखो ये 15 ओम जो बोल रहा है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ये जो 15 ओम है ये क्या दिया हुआ? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। और कितना कितना ओम का रेजिस्टेंस लगाना है जी? 10-10 ओम का। कितना कितना ओम का? 10-10। यहां पर देखोगे 10-10 ओम का रेजिस्टेंस लगाना है, लेकिन हेलो 10-10 ओम का रेजिस्टेंस लगाना है, लाना कितना है? 15। अब सुनो, अगर जो 10-10-10 का पैरेलल तीनों का लगा देंगे तो ओवरऑल आंसर जो है 10 से छोटा आ जाएगा। और अगर जो 10-10-10 का तीनों सीरीज में लगा देंगे तो 30, तो फिर ये क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। मतलब क्या है? या तो दूगो सीरीज में, दूगो सीरीज में नहीं, दूगो पैरेलल और एगो सीरीज में, ऐसे ये जाएगा, ये जाना चाहिए, ठीक है। ये 10 हुआ, ये 10 हुआ और ये भी 10 हुआ। ये देखो क्या हो जाएगा, दोनों सेम सेम है, यहां भी 10 और यहां भी 10। तो पैरेलल में रहता क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं 2 से। 10 बटा 2 5, इसका वैल्यू क्या आ गया? 5। और 10 और 5 क्या हो गया? 15। आ गया आंसर, ठीक है। क्या? गिव जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। तो यहां पर ये जस्टिफिकेशन पूछने का मतलब है कि तुमको कैसे अंदाजा लगा कि ऐसा ही अरेंज करना है, ठीक है। तो इसके बारे में ये बताएंगे कि इफ वी ऐड ऑल द 3 रेसिस्टर्स इन पैरेलल इट विल गिव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ लेस देन 10, एंड इफ वी ऐड ऑल द 3 रेसिस्टर्स इन सीरीज देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 30, ठीक है। उसके बाद फिर छोड़ देंगे। दैट्स व्हाई वी हैव अरेंज्ड 2 रेसिस्टर्स इन पैरेलल एंड 1 इन सीरीज। हो गया 3। इसका सेकंड नंबर पार्ट। सच में आज ब्लर ज्यादा है जी, क्योंकि इसमें धूल वूल अभी चल गया है, क्योंकि धूल से बचा के रखना होता है, हम रोज झाड़ू दे देते हैं। तुमको ना कहीं डुबा डुबा मारे। बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, बैटरी 6 वोल्ट इज कनेक्टेड विद अ सीरीज कॉम्बिनेशन। एक बैटरी है जो 6 वोल्ट का और वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया 5 रेसिस्टर्स 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और 0.5, 5 और रेसिस्टर का ऐसा ऐसा वैल्यू दिया हुआ है। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 0.3 ओम रेसिस्टर। सबको कैसे कनेक्ट किया गया है? सीरीज में। तो सीरीज में जब कनेक्शन किया गया, सीरीज में कनेक्शन करने के बाद अगर करंट पूछता है तो सब में सेम करंट फ्लो होगा। सब में कैसा करंट फ्लो होगा? सेम करंट। तो वोल्टेज तो दिया हुआ हमारे पास 6 वोल्ट, हम लोगों को क्या निकालना है? टोटल रेसिस्टेंस। पहले क्या निकाल लेंगे? टोटल रेसिस्टेंस, क्योंकि टोटल वोल्टेज तो दिया हुआ है। टोटल वोल्टेज को टोटल रेसिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो करंट आ जाएगा। देखो यहां कितना नंबर है? सी नंबर पार्ट है। वोल्टेज कितना दिया हुआ भाई? 6। करंट अगर हम लोग को निकालना है तो क्या तुम लोग इधर देखो, क्या फॉर्मूला जानते हो तुम लोग? V = I/R। अब तुम लोग को लगेगा सर कितना का पूछ रहा है? 0.3 ओम वाला ना पूछ रहा है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के जगह 0.3 लगा देते हैं और वोल्टेज का वोल्टेज दिया I निकल जाएगा। तो यही तुम गलती कर दोगे, समझे? सबसे पहले क्या करेंगे? सबका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद ही टोटल करंट निकलता है, ऐसे नहीं निकलता है, ठीक है क्या? तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे? टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 0.6, क्योंकि सीरीज में सबको जोड़ देंगे। 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 2 20 और 1 21। कितना आंसर आ जाएगा? 2.1। 0.5 तक है तो 6 हटाना पड़ेगा तो 1.5 हो जाएगा। 1.5। उसके बाद फिर क्या है? हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला V = I/R। तो V/R बराबर क्या हो जाएगा? I। V का वैल्यू 6, R का वैल्यू 1.5, V = I। 1 0 ऊपर कर देते हैं, 15 चौके 60। करंट कितना गया? 4 एम्पियर का। यही करंट जो है सबके साथ 0.1 के साथ भी जाएगा, 0.2 से भी पास करेगा, 0.3 सब रेसिस्टर के साथ यही करंट फ्लो होगा। फिर से जस्टिफिकेशन पूछ रहा है, इसमें क्या जस्टिफिकेशन है? हाँ अच्छा, हाँ इसके बारे में बात कर रहा हूँ। लिखेंगे कि करंट फ्लोज एट द सेम, नहीं
with same magnitude in all the resistor connected in series combination. कल क्या है ये? अरे कुछ तो गड़बड़ हो गया है। लेट से नहीं रखेंगे। मार देंगे जा बस। इसके बाद तो नहीं होगा हमको लगता है। केस में सबसे हल्का लगता है। हाँ हल्का लगेगा जब तो मिनिमम 35 मिनट बचा लेगा बाकी करने के बाद, तब समझ गए। 35 से 40 मिनट अगर नहीं बचेगा केस स्टडी बहुत टफ लगेगा, समझे। 10 मिनट में कितना बनाने का सोचा तुम? हट नहीं बनेगा उतना जल्दी। 24 स्टडी द सर्किट shown in which two resistors X and Y of resistance 3 ohm 6 ohm are joined series with a battery of 2 volt। बैटरी कितना दिया गया है 2 वोल्ट, और इस सीरीज इसके बारे में स्टडी करना, मतलब देख लो एक बार ध्यान से। ये दोनों कैसा है? सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। और वोल्ट मीटर का जब वोल्ट मीटर में पूछेगा ना कि कितना रीडिंग आया होगा, वोल्ट मीटर में कितना रीडिंग आया, तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो 6 और 3 क्या हो गया 9 ओम, और 9 ओम को हिसाब से 9 ओम के हिसाब से वोल्ट मीटर का रीडिंग आएगा, ठीक है। ऐसे ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम शोइंग द एबव टू रेसिस्टर्स X एंड Y ज्वाइंड इन पैरेलल विद सेम बैटरी एंड सेम एमीटर एंड वोल्ट मीटर। अब इसी को क्या बोला कि जो दो रेसिस्टर सीरीज में कनेक्ट है उसको पैरेलल में कनेक्ट करके, और उसके बाद फिर क्या करना है, नहीं बस उतना कनेक्ट करके छोड़ देना, 1 नंबर मिल जाएगा। इसको कैसे कनेक्ट करोगे? पहला नंबर को अगर कनेक्ट करना है तो यहां पर तुम्हारा है X पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां दे देते हैं ऐसे ऐसे, और यहां तुम्हारा है Y पॉइंट। ये देखो विद द सेम वोल्ट मीटर, हो गया क्या? कनेक्ट मिल गया 1 नंबर। यहां पर Y लिख देंगे, यहां पे 3 ओम लिख देंगे, और यहां पे 6 ओम। 6 ओम है ना जी, 6 ओम। इन विच कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स विल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस X एंड Y, करंट X एंड Y विल बी द सेम। कौन सा ऐसा ये कनेक्शन है, पहला वाला कनेक्शन कि दूसरा वाला कनेक्शन, जिसमें तुम्हारा करंट का भी वैल्यू सेम रहे और वोल्टेज का भी वैल्यू सेम रहे? झट से दोनों का आंसर निकाल देंगे जोड़ जाकर करके। जैसे कि यहां पर तो 2 ही वोल्ट ना रह जाएगा, कितना वोल्ट दिखाएगा 2 वोल्ट। अच्छा तो करंट हम लोग सीधा निकालते हैं कि कितना होगा। दोनों रेसिस्टर है 3 और 6 9, इसमें तो करंट कुछ और आ जाएगा, करंट बहुत कम आ जाएगा। देखो यहाँ पे R इक्विवेलेंट पहला जो हमारा कॉम्बिनेशन है, ये पहला कॉम्बिनेशन जो है, तो R टोटल कितना आ जाएगा इसका 3 + 6 कितना हो जाएगा 9। और जी ऐसा 2 वोल्ट अगर इसमें है तो टोटल 2 वोल्ट यही इस्तेमाल कर रहा होगा, ठीक है। तो वोल्टेज तो इसके लिए 2 वोल्ट ही रह जाएगा। लेकिन अगर करंट की बात करें तो क्या हो जाएगा V/R। डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, करंट बराबर V/R। नहीं डायरेक्ट लिखना है तो लिख लो ऐसे भाई तुम लोग। V कितना है 2 बराबर I इंटू R कितना है 9, 2/9 इज इक्वल्स टू हो गया I। तो I यहाँ पर 2/9 है, और यहाँ क्या वोल्ट कितना है 2 वोल्ट है। क्या दोनों सेम है? नहीं है। दोनों सेम नहीं है तो ऐसा तो नहीं पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम रहे और करंट भी सेम रहे। तो वो वाला कंडीशन पे अगर जाते हैं तो वहां से टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 2, रेजिस्टेंस 2 आता है। तो वहां पे एमीटर में कितना रीडिंग चला जाएगा? 2 जाएगा कि 1 जाएगा? 1 जाएगा। इधर भी वोल्ट भी 2 है तो 1 हो जाएगा, तो दोनों सेम हो रहे हैं, वोल्ट भी सेम हो गया और रेजिस्टेंस भी सेम।
कहाँ वोल्टेज तो 2 है ना। तो 2 ही तो आएगा। हाँ तो 2 अच्छा 3 ओम के पास भी 2 वोल्ट करंट 2 एम्पियर करंट चला जाएगा, 1 एम्पियर इसके पास भी 1 एम्पियर। उसका क्या बोल- टोटल। अच्छा हम निकाल लेते हैं सेकेंड केस। सेकेंड नंबर का ही पूरा बन रहा है अभी, सेकेंड नंबर का फर्स्ट और सेकेंड केस। सेकेंड केस क्या बोलता है कि हमारा आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट निकाल देते हैं आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिख देते हैं R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। R1 इंटू R2 क्या हो जाएगा 3 गुना 6 और यहाँ 3 प्लस 6 क्या हो जाएगा 6 3 18 6 3 9। आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 2 ओम। ठीक है, वोल्टेज कितना जा रहा होगा इसके पास भी, वोल्टेज से यहाँ 2 वोल्ट निकला। ठीक है, 2 वोल्ट ऊपर भी चला गया, 2 वोल्ट इधर भी चला गया, फिर यहाँ भी 2 वोल्ट आ ही गया होगा। ठीक है, तो वोल्टेज तो अभी भी 2 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो करंट अगर निकालेंगे फिर से V बटा R, तो करंट को 1 आ जाएगा, 1 एम्पियर। दोनों सेम कहाँ होगा। इन विच कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टर्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स एंड वाई, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स एंड वाई एंड करंट थ्रो एक्स एंड वाई बी द सेम। अरे हाँ हाँ हाँ, देखो यहाँ करंट जो है, ये करंट यहाँ से अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट निकला होगा तो यहाँ भी 2 वोल्ट गया होगा और यहाँ भी 2 वोल्ट गया होगा। अब करंट जब यहाँ से निकला होगा कितना निकला है टोटल, निकला कितना है 1 एम्पियर निकला है। यहाँ पर जाएगा दोनों में डिवाइड हो गया होगा ना, लेकिन ये 0.5 नहीं, यहाँ पर 0.3 या 0.6 और 0.3 इधर आएगा। वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, वोल्टेज सेम। हाँ इसमें वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, इसमें तो वोल्टेज डिवाइडेड है। करंट निकालेंगे V इक्वल्स टू 2 वोल्ट ये हम सही है। क्या चीज, क्या करंट निकालने के लिए, वोल्टेज डाउन करंट हम टोटल का निकाल लेते ना। करंट तो 2I9 आया, इसके पास वोल्टेज कितना जाएगा V इक्वल्स टू I तो 2/9 है इंटू R कितना रहा है, R 3 रहा है, 3 तिया 9, वोल्टेज बराबर 2/3। उसके पास वोल्टेज कितना चला जाएगा 2/9 इंटू 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9, वोल्टेज बराबर 4/3। सब अलग लगा रहा है। अच्छा अगला हम देख लेते हैं, अभी इस पार्ट को रहने ही देते हैं। फाइंड द करंट रन फ्रॉम द बैटरी बाय द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 रेसिस्टर्स। दोनों रेसिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर जो है, दोनों रेसिस्टर अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो करंट हम लोग कितना निकाल पाएंगे। फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, तो ये देखो निकल करके रखा हुआ है। दोनों अगर जो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, पहले दोनों को, हाँ उसमें पूछा है कौन सा केस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा या में और करंट सेम रहेगा, और दूसरा क्वेश्चन है ओके दोनों अलग अलग ऐसे। हाँ तो पहला में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा और करंट सीरीज में सेम रहेगा। अच्छा तो खाली स्टेटमेंट लिखना है। हाँ सेकेंड नंबर पार्ट यहाँ पे, तो ये तुम्हारा कितना नंबर पार्ट हो जाएगा, थर्ड नंबर। पोटेंशियल डिफरेंस कब सेम रहेगा दोनों में, हेलो सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है कि पैरेलल में, तो पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम रहेगा, पैरेलल में सेम रहता है। तो इसका जो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा पैरेलल में, किसमें हो जाएगा पैरेलल में। ठीक है, और सेकेंड पार्ट, इसी का जो सेकेंड पार्ट है, करंट कब सेम रहता है सीरीज में, तो करंट हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में से। खत्म हो गया, बस उतना सा पार्ट था। अच्छा ये थर्ड नंबर का ये बोल रहा है करंट निकालो जब सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है एक्स और वाई, मतलब ये दोनों कनेक्ट है, इसका करंट निकालो। तो क्या पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, 3 और 6 क्या हो जाएगा 9, वोल्टेज कितना दिया हुआ है 2, V इक्वल्स टू IR लगा देंगे, करंट कितना आ जाएगा 2/9। इसका आ गया 3 का A का पार्ट यहाँ पे। अब डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 रेसिस्टर। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करो। तो यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये देखो निकाले थे अभी, 3 का B में R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा 1/3
और +1/6, 3 और 6 कैल्शियम 6, 3 दूनी 6, 1/R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो गया 2 ओम। ठीक है, यहाँ पे अब अगला है 2024 का एक पेपर सॉल्व कर लेना, और हाँ रिवाइज भी कर लोगे अगला टॉपिक को। अगला टॉपिक कौन सा है? मैग्नेटिक इफेक्ट वाला पार्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट का पार्ट रिवाइज कर लोगे, ताकि हम लोग कल ज्यादा नहीं 2 से 2.5 घंटा के आसपास का क्लास रखेंगे, समझ गए? नहीं कल नहीं, टेस्ट परसों है। 2 से 2.5 घंटा का क्लास सुबह में नहीं रखेंगे, क्योंकि 10-11 बजे तक तुम लोग घर में खाना वाना बन जाएगा ना, ठीक है? तो उतना सुबह में ही खत्म कर लेंगे, मतलब कि 9:30 बहुत हार्डली तो 10 बजे तक। कल मकर संक्रांति है जी, सबके स्कूल में छुट्टी है, तुम लोग स्कूल नहीं जाते, तुम लोग को पता ही नहीं है कि स्कूल का क्या प्रोग्राम वगैरह रहता है, समझे? कोई बात नहीं, दुख सबका अलग अलग होता है। तो हम लोग कल मिलेंगे लगभग यही टाइमिंग में, ठीक है? 7:30 से 10 के आसपास रहेगा, फिर छुट्टी हो जाएगा, ठीक है? लेट नहीं, चलिए। Yeah.